हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मैं एक हाउस वाइफ, एक स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट भी हूँ। मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखती हूँ, लेकिन इधर थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस आ गई थी जिसकी वजह से नहीं कर पा रही थी। मैं सुपर टेट का डेली का टारगेट प्रोवाइड करती हूँ। हो सकता है सुपर टेट की वैकेंसी आ जाए, और साथ ही साथ मैं केवीएस, बीपीएससी, टीआरई 4, डी ट्रिपल एस भी, मतलब टीचिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है मैं उन सबकी प्रिपरेशन करती हूँ। आप सबको डेली का टारगेट प्रोवाइड करती हूँ। मैं यूपी से हूँ तो सुपर टेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने क्षेत्र में जॉब लग जाए तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तो इसलिए मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि सुपर टेट के लिए महाधरना रखा गया है 13 जून को। और आज जो जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, हो सकता है वैकेंसी आ जाए, क्योंकि ये आंदोलन बहुत दिनों से चल रहा है। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों ने इसका सपोर्ट भी किया है और आगे भी करेंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव रिजल्ट तो आ ही जाए, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले सरकार की तरफ से एक ट्वीट किया गया था कि लगभग 2 लाख वैकेंसी, 1,93,000 की वैकेंसी आने वाली है, जो 3 चरणों में भरी जाएगी। सुबह ये ट्वीट आता है, लेकिन शाम को फिर ये ट्वीट डिलीट हो जाता है। तो जिसकी वजह से धरना तो बनता ही है कि जब इतने रिक्त पद खाली है तो फिर वो भरे क्यों नहीं जा रहे, वैकेंसी आ क्यों नहीं रही है। तो इसके लिए रजत सिंह और साथ में सभी टीम, सभी छात्र प्रशिक्षु जो भी हैं, वो लगे हुए हैं महाधरना में। 13 जून को फिर से महाधरना का ऐलान किया गया है। जो वहां पे पहुंच सके तो जरूर पहुंचिए। और अगर इस धरने का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो सुपर टेट की वैकेंसी जरूर आएगी। तो इसके लिए आप सब अपनी अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मैं जिससे डेली का टारगेट प्रोवाइड करती हूँ सभी सब्जेक्ट का। तो सभी सब्जेक्ट मतलब कि जितना हमसे हो सके वो टॉपिक एकदम क्लियर कर ले। जैसे आज का मैंने डेली का टारगेट लिया है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस, जीके और ईवीएस का। इसके मैंने एक एक टॉपिक ही लिए हैं और उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप सब भी डेली का टारगेट फॉलो करिए मेरा और बने रहिए। जैसे मैंने हिंदी में लिया है पहला और चौथा दिन है, तो मैंने हिंदी का टॉपिक लिया है संधि, क्योंकि संधि बहुत लंबा है, तो जिसका आप रिवीजन भी करिए। तो संधि में जैसे कि संधि जैसे 3 प्रकार की होती है: स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। और स्वर संधि की बात कर लो तो स्वर में भी 5 संधि होती हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। अब एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करते जाएं। जैसे कुछ होता है कुछ हम पढ़ के रट के कर सकते हैं, कुछ होता है जो कि हम ट्रिक से कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैं ट्रिक की बात करती हूँ। तो जैसे पहला है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ का नाम है जैसे बड़ा, जैसे सेम स्वर, मतलब समान स्वर मिलके दीर्घ हो जाए, बड़ा हो जाए। जैसे अ और अ मिलके आ हो जाए, ई और छोटी ई मिलके बड़ी हो जाए, ऊ और ऊ मिलके ऊ हो जाए। तो ये सब दीर्घ संधि में आते हैं। अब जैसे इनका मतलब इसको देखने के बाद आप आसानी से शब्दों को पहचान सकते हैं कि हाँ इसमें दीर्घ संधि है। जैसे वाचनालय हो गया, शरणार्थी हो गया, मतानुसार। तो इन सब में क्या होता है कि सेम स्वर मिलके बड़ा हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। दूसरा जैसे हमारा गुण संधि। अब गुण संधि में भी क्या होता है कि इसमें असमान स्वर होते हैं। जैसे अ और ई मिलके ए हो जाते हैं, आपका अ और ओ मिलके ओ हो जाते हैं। और होता है एक और र मिलके एक और होता है, मतलब आधा र। तो गुण संधि में बस इन्हीं तीनों की पहचान है। कि जैसे हमारा क्या हो गया कि जहां पे आपको एक चोटी देखने को मिल जाए वहां पे हमारा गुण संधि होता है। हाँ, तो जहां पे आपको एक चोटी देखने को मिल जाए वहां पे आपका गुण संधि हो जाता है। या फिर आधा र देखने को मिल जाए, जैसे अ और री ऋषि मिलके और हो जाता है, आ और री ऋषि मिलके आपका अर हो जाता है, मतलब आधा र हो जाता है। तो इन तीनों की पहचान है कि वहां पे आपका गुण संधि हो गया। जैसे कि आपका हो गया हितोपदेश, यहाँ पे भी आपको बस एक चोटी देखने को मिल रहा है। कंगोरमी में भी आपको यहाँ पे एक चोटी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जैसे रामेंद्र हो गया, महोदय हो गया, परोपकार हो गया, गणेश हो गया, इन सब में आपको एक चोटी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका गुण संधि हो गया। तीसरा है आपका जैसे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब वृद्धि हो जाना। मतलब यहाँ पे भी जैसे आपका दीर्घ संधि में समान स्वर मिलते थे, वृद्धि बड़ा हो जाता था, यहाँ पे असमान स्वर में लिखे बड़े हो जाएंगी। और यहाँ पे जैसे आपको 2 चोटी देखने को मिलेंगे।
जैसे ऐ और औ, गुड़ संधि में एक चोटी देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे दो चोटी देखने को मिलेंगे। जैसे आपका गंगौज हो गया, परमौज हो गया, वनौषधि हो गया, तथैय हो गया, तदैव, एक बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप देखने को देख के बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वृद्धि संधि है। मतलब जहाँ पे वृद्धि हो जाए या फिर आपको जहाँ पे दो चोटी देखने को मिल जाए वहां पे आपका वृद्धि संधि होता है। नेक्स्ट है आपका यड़ संधि। अब यड़ संधि में क्या होता है कि यहाँ पे असमान स्वर मिलते हैं और वहां पे परिवर्तन हो जाता है। जैसे ई और अ मिलके य हो जाता है, और आपका अ और व, उ और अ मिलके व हो जाता है। तो ऐसी जगह पे आपको यहाँ पे क्या बोलते हैं यड़ संधि देखने को मिलेगा। और इसका एक पहचानने का तरीका ये भी है कि बीच में आपको आधा वर्ड मिलेंगे। जैसे आधा त हो गया, आधा न हो गया। जैसे त वाले जो त वर्ग के जितने भी अक्षर हैं वो आपको आधा देखने को मिलेंगे। जैसे आपका मध्वालय हो गया, इतर्थ हो गया, अन्वय हो गया और आपका अन्वेषण हो गया। तो यहाँ पे आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो ये पहचान हमारी थी यड़ संधि की। अब जैसे स्वर संधि का जो पांचवा पार्ट है आपका अयादि संधि। तो अयादि संधि में भी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे इसमें भी असमान स्वर मिलते हैं। जैसे अ और ए मिलके अय हो जाता है, ऐ और अ मिलके आय हो जाता है, ए और ई मिलके आई हो जाता है। ऐसे ही ओ और अ मिलके अव हो जाता है, औ और अ मिलके आव हो जाता है, ओ और ई मिलके आवी हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल तरीका ये है जानने का। तो यहाँ पे अय, आय, आई, अव, आव, आवी ये सब आपको देखने को जहाँ पे मिल जाए वहां पे आपका अयादि संधि होता है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, नयन का, पवन का, पावक, नायक, पाविका, इन सब का बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखे हैं जहाँ पे आपका अयादि संधि होता है। फिर संधि का दूसरा पार्ट होता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को भी आप एकदम अच्छे से बारीकी से पढ़ लीजिएगा। जहाँ पे आपको लेंदी पढ़ना हो लेंदी पढ़ लेगा, जहाँ पे आपको ट्रिक से समझना है वो ट्रिक से समझ लीजिएगा। फिर आपका आता है ये और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के भी बारे में आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की। दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिया है इंग्लिश का, और इंग्लिश मैंने जो टॉपिक लिया है वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स भी देखने में बहुत छोटे होते हैं। जैसे है तो बस तीन वर्ड का ही कमाल है, ए, एन और द। बस ये तीन वर्ड का कमाल है, लेकिन इतने सारे कंफ्यूजिंग होते हैं, इतने सारे वर्ड्स होते हैं कि किसके आगे लगना है किसके आगे नहीं लगना है, क्या रूल्स होते हैं क्या नियम्स होते हैं। एक ही वर्ड में कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। बहुत लेंदी होते हैं ए, एन और द के बारे में। जैसे ए आपका सारी कॉन्सोनेंट्स में लगेगा, एन आपका वॉवेल्स में लगेगा। अब जैसे इसमें भी होता है कि कभी कभी जैसे आपका यूनिवर्सिटी हो गया, तो आपको जो ये बोलने का जो तरीका है यूनिवर्सिटी, तो ये आपका कॉन्सोनेंट जैसा लग रहा है, यह आ जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका अ यूनिवर्सिटी होगा, यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। ऐसे ही आपका जैसे जहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म की बात आ गई, जैसे कि BHU हो गया, तो BHU के आगे है तो भले ही बी से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पे NBHU होगा। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पे आपके आर्टिकल्स यूज होते हैं। ऐसे कहाँ पे आपको द लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। जैसे रामायण वगैरह हो गया, बहुत सारे ग्रंथ हो गए, तो वहाँ पे आपको द लगाना है, वहाँ पे मतलब लगाना है कि नहीं लगाना है। बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं जिसको आप एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इस जैसे बहुत ज़्यादा ही डाउट है आपको इंग्लिश के बारे में, तो फिर आप इंग्लिश की कोई ग्रामर की अच्छी सी बुक आप ले सकते हैं। उससे आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिए, तो फिर उससे आपका धीरे धीरे इंग्लिश क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग जैसे कि इंग्लिश छोड़ देते हैं, संस्कृत ले लेते हैं, या फिर इंग्लिश का उनका पाला ही नहीं पड़ा है। लेकिन इंग्लिश भी 10 नंबर का आएगा, तो वो गेनिंग सब्जेक्ट है, नंबर गेनिंग है। तो जैसे सारे सब्जेक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे इंग्लिश भी है, तो फिर आप भी उसके बारे में पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स का। मैथ्स में मैंने जो टॉपिक लिया है वो है परसेंटेज का। और परसेंटेज जैसे कि बस परसेंटेज में ही नहीं सीमित है, वो आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, क्रय विक्रय से लेके बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं मैथ्स में जहाँ पे परसेंटेज हमेशा आपको मिलेगा।
कहीं पे भी आप सॉल्व करने जाएंगे परसेंटेज मिलेगा, परसेंटेज के बहुत सारे अलग अलग रूप मिलेंगे। तो आप परसेंटेज अच्छे से सॉल्व कर लीजिए कि कहाँ पे किसका कैसा कहाँ यूज होता है। परसेंटेज बहुत छोटा नहीं है, लेंदी है थोड़ा, लेकिन हाँ अगर आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि नियम वही है सॉल्व करने का, तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं परसेंटेज को। नेक्स्ट मैंने लिया है जीएस के, जो कि मैं लूसेंट से अभी पढ़ रही हूँ जीएस के, और लूसेंट से भी पढ़ रही हूँ। फिर साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, तो वहाँ पे भी मैं जीएस का, वहाँ पे जैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं जीएस के बारे में, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो है ईवीएस का। ईवीएस में जैसे कि वन लाइनर पढ़ रही हूँ कि हाँ मतलब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से है, कौन सा क्या करता है, मतलब उसमें सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, सौर मंडल से लेके पृथ्वी से लेके सब कुछ उसमें इंक्लूड है। तो वन लाइनर जितने भी हैं मैं उन सबको अभी मैं थोड़ा बहुत देख रही हूँ, मतलब पढ़ रही हूँ। तो आप सभी अपनी तैयारी बनाए रखिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।